बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। जब फोर्स कांस्टेंट ना रहेगी फिर सिंपली हम एफ डॉट डी से वर्क डिटरमिन नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर जब कोई रॉकेट मूव करता है तो रॉकेट और ज़मीन के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता रहता है, और आप लोग जानते हैं कि हायर आल्टीट्यूड पर जाकर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द रॉकेट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ ये कांस्टेंट नहीं रहती। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रॉकेट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो लिहाजा यहाँ पर भी सिंपली हम एफ डॉट डी का फार्मूला नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह से जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जो फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती। आप लोग जानते हैं हुक्स लॉ कि एफ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं? तो ऐसी सूरत में हम यूं करते हैं कि सारी डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। इंटरवल इतने छोटे कि हम अज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग ईच इंटरवल फोर्स कांस्टेंट रहती है। हर इंटरवल के दौरान हम वर्क डिटरमिन कर लेंगे और इस तरह से हम तमाम इंटरवल्स के दौरान डिटरमिन किया हुआ वर्क उसको हम सिंपली सम अप कर लेंगे, तो हम टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये थोड़ी सी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। When force is not constant, during displacement तो क्या करते हैं? we divide the whole displacement in small intervals. And calculate work done ड्यूरिंग ईच इंटरवल। सारी डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और हर इंटरवल के दौरान वर्क डन डिटरमिन करेंगे। Then we सम अप, सबको जमा कर लेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग ऑल इंटरवल्स टू गेट टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन मालूम करने के लिए ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स के दौरान आपने वर्क कैलकुलेट किया है इसको सिंपली सम अप कर लेंगे। क्योंकि वर्क जब वो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपली एड अप कर सकते हैं। ये सिंपली मैंने आपको टेक्निक बता दी है। अब हम
कुछ टॉपिक की तरफ आते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। We consider a particle is moved from point P to Q। चलिए ये देखें नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट P है, एक बॉडी को आपने इस तरह से इस पॉइंट Q तक लेके आए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। मैं थोड़े थोड़े बड़े इंटरवल बना रहा हूं ताकि आपको दूर से नज़र आ सके। और आप देखें कि हर इंटरवल के ड्यूरिंग आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग ईच इंटरवल फोर्स इज कांस्टेंट। लेट एट दिस पॉइंट force is F1 and angle is θ1। यहां पर force F2 and this angle is θ2। यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1। We consider a particle is moved from point P to Q। एक पार्टिकल को P से Q तक मूव किया गया है। लेट कि यहाँ पर ये पॉइंट P है और इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट Q, यहाँ पर हम बॉडी को लेके आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मैं इंटरवल थोड़े थोड़े बड़े बनाऊंगा ताकि आपको दूर से नजर आ सकें। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। अब आप देखें हर दो इंटरवल के दरमियान आपको ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। तो लेट दिस इज डेल्टा D1, दिस इज डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू डेल्टा Dn। यहां पर फोर्स let it be F1 and angle θ1। During second interval force F2 angle θ2, displacement delta D2। Similarly Fn θn and displacement delta Dn। तो first of all work done during delta D1। We divide the whole displacement, सारी डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। In small intervals, delta D1, delta D2 up to delta Dn। So work done during delta D1। Work done during delta D1।
दिस विल बी डेल्टा W1 is equal to F1 डॉट डेल्टा D1, ये वेक्टर, और ये बनेगा F1 डेल्टा D1 cos theta 1. This will be work done during the first interval. Similarly, during second interval, delta D2 during delta D2, delta W2 is equal to F2 delta D2 cos theta 2. This will go on up to delta Wn Fn delta Dn and cos theta n. तो n तक हमने वर्क डिटरमिन कर लिया। टोटल वर्क सबको सम अप कर दे। W delta W1 delta W2 up to delta Wn F1 cos theta 1 plus delta D1 plus F2 cos theta 2 delta D2 plus gone Fn delta Dn and cos theta n. This can be written in summation form. Summation form सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं। Fi cos theta I delta Di I is equal to 1 over n. ये आपको बताया था कि जो पहली टर्म है जहाँ से स्टार्ट हो रही है सारी टर्म वो नीचे लिखते हैं और जो लास्ट टर्म है वो ऊपर लिखते हैं। सो दिस विल बी दी टोटल वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट P to Q बाय दिस वेरिएबल फोर्स। इसके बाद आप लोग जानते हैं जो वर्क डन हमने कांस्टेंट फोर्स में स्टडी किया था कि दिस वर्क जो है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, कि अगर हम F और D के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे नीचे जितना एरिया हुआ वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने स्टडी किया था इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और इस तरफ हम एफ कॉस थीटा लेंगे। वाई एक्सिस की तरफ एफ नहीं बल्कि एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। That this is the graph between F cos theta and D in case of variable force. इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ फोर्स, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। अब हमने क्या करना है, इस सारी डिस्प्लेसमेंट को
इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करना है। बस ठीक है नहीं। लेट दिस इज पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 1 से 2 तक हमने इसको लेके आना है और यहां पर ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है और उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज डेल्टा D1, डेल्टा D2, दिस इज डेल्टा DI। यहां से यहां तक और ये इसके शुरू में यहां पर दिस इज F1 cos theta 1, this is F2 cos theta 2 and this is Fi cos theta I। अब देखिए हमने कहा है कि वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहां पर देखिए ये लो पहला इंटरवल है डेल्टा D1। अगर हम इस D1 को यानी डेल्टा D1 को F1 cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतनी रेक्टेंगल का एरिया बनता है। अगर हम डेल्टा D1 को F cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतने रेक्टेंगल का एरिया बनता है। इसी तरह से ये डेल्टा DI को Fi cos थीटा I से मल्टीप्लाई करें तो ये इतनी रेक्टेंगल का एरिया बनता है। तो गोया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल का एरिया बनेगा। और जो हमारी कर्व है, कर्व के नीचे नीचे एरिया इतना है। ये जो छोटी सी ऊपर ट्रायंगल बच गई है, ये एरिया ज्यादा काउंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन टोटल रेक्टेंगल्स के एरिया को सम अप करेंगे तो ये इस कर्व के नीचे वाला एरिया आ तो जाएगा, लेकिन ये एक्यूरेट एरिया नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक में ये छोटी छोटी जो ट्रायंगल से बन रही है ये एरिया ज्यादा इंक्लूड हो रहा है। और अगर कभी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इतना एरिया कम हो जाएगा। अब इसको एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटरवल छोटे कर देंगे। इसको एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इन इंटरवल को छोटे कर देंगे। आप देखें कि अगर मैं इसको छोटा कर दूं, आधा आधा कर दूं, अब ये इतना और ये इतना है, ऐसे हो गया है, ठीक है ना। ये पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। इसको और कम कर दूं तो जो मैं इंटरवल छोटे करता जाऊंगा ये रेक्टेंगल्स का एरिया जो है वो कर्व के नीचे वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। अगर हम यूं करें कि ये
डेल्टा D1 की तादाद को बहुत बढ़ा दें और ये इंटरवल को बहुत छोटा करते रहें, इतना छोटा करते रहें कि तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो और नंबर ऑफ इंटरवल्स इन्फिनिटी हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, समझ लीजिए कि ये वही ग्राफ है। यानी तो ऐसी सूरत में तमाम इन्फिनिट रेक्टेंगल्स के एरिया को हम सम अप करेंगे तो दैट विल बी दी टोटल एरिया अंडर एफ कॉस थीटा डी कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो मेरा ख्याल है मेरी बात आपने समझ ली होगी। तो फ्रॉम द ग्राफ we divide we draw graph between f cos theta and d। हम f cos theta और d के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। We divide the whole displacement in small intervals. In small displacement intervals. Now work done during delta di is fi cos theta I delta di, which is equal to the area of the rectangle with sides, ऐसी रेक्टेंगल जिसकी एक साइड्स डेल्टा डी आई है और दूसरी कौन सी है, एफ आई कॉस थीटा आई। ठीक है ना, ये समझ लें, ये समझ लें, पहले मैंने ये सारा आपको बना के समझाया था। ये अब उसके बाद हमने ये बताना है कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। बट this is not equal to the area under f cos theta fi cos theta I and delta di ग्राफ। फिर हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे करते गए हैं। Now we increase, go on increasing the number of intervals
एंड डिक्रीजिंग डेल्टा डी, नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ाते जाने हैं और डेल्टा डी कम करते जाने हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी और डेल्टा डी तकरीबन 0 कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में जो टोटल वर्क हमारे पास होगा दैट विल बी एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई is equal to the area under the f cos theta d graph and x axis। आपने डेल्टा डी को बहुत कम कर दिया है, दोनों कम करते गए हैं, ये ट्रायंगल छोटी होती गई है और छोटे होते होते ये बिल्कुल एंड हो गई है और जो कर्व के नीचे वाला एरिया है वो सारे वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल में अब बात जो है वो क्लियर हो गई है और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी डेल्टा डी आई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी सिग्मा एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई आई इज इक्वल टू 1 to n और साथ इसके लिमिट कि डेल्टा डी बहुत ही छोटा है, डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0। तो इस तरह से वी कैन डिटरमिन टोटल वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ, या वी कैन प्रूव कि इस सिलसिला में भी जो टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस तरफ एफ कॉस थीटा और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट 0.1 और 0.2। तो मेरे ख्याल में आपने मेरी बात को समझ लिया होगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।